हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि मैं कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज पे भी डिस्कशन करूंगी, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट बजट, नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट बजट बना रही है। जैसे हम अपने नॉर्मली घर में भी मंथली क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं कि हमें इतना खर्चा इस चीज़ पे करना है, इतने पैसे हमारे वहाँ से आने हैं, सब कुछ एक एस्टिमेट लगाते हैं। एक्चुअल तो नहीं होता ना, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना एक्सपेंस हो सकता है या इतने पैसे हमें वहाँ देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सब बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट बजट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको थोड़ा क्लियर होगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, इज एन एनुअल स्टेटमेंट। जो हमारा बजट था, हमने जो अपने घर के बजट की बात करी थी, वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। हम हफ्ते भर का लेकर बैठ गए, कितना खर्चा होने के चांसेस हैं, मंथली लेकर बैठ गए, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एनुअली लेती है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें कुछ आइटम्स होते हैं, शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेट। अभी मैंने आपको बताया एक्चुअल नहीं होता कि भाई इतना तो होगा ही, एस्टिमेट लगाते हैं इतना हो सकता है। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट, कि कितनी रिसिप्ट आ सकती है, कहाँ कहाँ से पेमेंट गवर्नमेंट की आ सकती है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड एक्सपेंडिचर, और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि रिसिप्ट की बात हो रही है और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ड्यूरिंग एंड फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर आप जानते हो अकाउंटिंग ईयर, जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च। ठीक है, कैलेंडर वाइज नहीं होता, जैन टू दिसंबर नहीं होता, अप्रैल टू मार्च होता है। तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक एनुअल स्टेटमेंट है, पूरी ईयरली वाइज, जो आइटम शो करती है गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन फिस्कल ईयर। क्लियर हुआ। इसमें से एमसीक्यू किस बात पे बनेगा आपका, वो पूछ सकते हैं कौन से आइटम होते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यस। एस्टिमेट पे बेस है या एक्चुअल है, एस्टिमेट है, मिस्टेक मत कर देना, एक्चुअल नहीं होता, एस्टिमेट लगा रही है, सिर्फ लगभग आइडिया लगा रही है, इतना हो सकता है। ठीक है, अब इसको बनाने के पीछे गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम भी अगर अपने घर में बजट बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना है। क्यों करना है, या तो अगर मैं कहीं पर खर्चा कर रही हूँ तो वहाँ से मुझे इनकम मिल सकती है, मैंने किसी को लोन दे दिया, इंटरेस्ट मिल सकता है, या मैंने ट्यूशन फी दी है क्योंकि मैं पढ़ने जा रही हूँ। एक ऑब्जेक्टिव है ना उन सब खर्चों के पीछे या रेवेन्यू के पीछे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के भी अपने बजट बनाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं। पहला आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिन पे मैंने स्टार हाईलाइट करा है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में से आपका एमसीक्यू जरूर आएगा, पूरे आने के चांसेस हैं। तो जब बात करते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, हेडिंग से क्या पता चल रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, उनको वो रीएलोकेट कर रही है। किस फॉर्म में, टू फॉर्म्स में, या तो टैक्स या सब्सिडीज की फॉर्म में, अनदर इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट की बात करते हैं टैक्स की। हैवी टैक्स लगा रही है, मतलब वो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, और टैक्स भी कितना ज्यादा, हैवी। क्यों, ताकि डिस्करेज कर सके। अगर कोई चीज़ मार्केट में हमें महंगी मिलेगी, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगा रहा है ज़्यादा, सपोज ये मार्कर है या फिर कोई भी ऐसा गुड है जो बहुत हार्मफुल है, ठीक है, अगर ये 25 रुपीज़ का है और गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स ही 20 रुपीज़ का लगा दिया, क्या मैं खरीदूंगी? जब खुद ये मिल 25 का रहा था पहले, लेकिन गवर्नमेंट ने अब टैक्स लगा दिया 20 रुपीज़ का, इसको महंगा कर दिया, मैं डिस्करेज हो जाऊंगी, मैं कहूँगी भाई मैं नहीं खरीद रही, इसे महंगा मिल रहा है ये तो गवर्नमेंट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैवी टैक्स लगा रही है ताकि लोग डिस्करेज हो जाए, फिर उस गुड्स को नहीं खरीदें। अब बात आती है कौन से गुड्स पर लगाएगी, हार्मफुल गुड्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लिक्विड एंड सिगरेट, तो जो हार्मफुल गुड्स है पब्लिक के लिए, उनकी हेल्थ के लिए खराब होते हैं,
उन गुड्स पर क्या लगा देगी, हैवी टैक्स लगा देगी, ताकि फिर लोग उन्हें खरीदेंगे नहीं। अब आप ये सोचोगे कि जो हैबिचुअल है भाई, जिसको ड्रिंक करनी है वो तो करेगा ही, उसके लिए तो मैटर ही नहीं करता कि चाहे टैक्स ज़्यादा बढ़े या टैक्स घटे, वो तो ठेके पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब इकोनॉमी में हर तरह के लोग हैं, हैबिचुअल भी हैं और नॉन हैबिचुअल भी है। तो जो गवर्नमेंट है वो तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही है ना कि भाई जो नॉन हैबिचुअल है अगर हम टैक्स हैवी कर देंगे तो वो पीने नहीं जाएगा, क्या पता जो हैबिचुअल है वो भी फिर पीने ना जाए। क्लियर हुआ, ये स्टेप लेगी। सेकंड, टैक्स का ही मतलब या तो टैक्स लगाएगी या फिर सब्सिडीज देगी। सब्सिडीज क्या होती हैं, एक फाइनेंशियल हेल्प होती है गवर्नमेंट की साइड से कि ठीक है, जैसे आप नॉर्मली अपने घर में देखते हो कि जो आपका सिलेंडर आता है उस पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। लाइक अगर वो आता है सिलेंडर देने के लिए आपको, आप उसको 1000 रुपीज़ पे करते हो, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी मिल जाती है, मतलब एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, आपको 300 या 400 रुपये अकाउंट में वापस आ जाते हैं। आपने दिया कैश था लेकिन आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो गए 300-400 रुपये, तो वो गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दी। तो अब आपको वो सिलेंडर 600 या 700 का पड़ता है। ठीक है, अब ऐसी जो पुअर पब्लिक है उनके लिए कितनी बड़ी हेल्प होगी। अगर वो 1000 रुपये नहीं दे पा रहे, 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, तो गवर्नमेंट ने कहा घबराओ मत, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, अब आप चूल्हा छोड़ो और सिलेंडर का यूज करो। ठीक है, तो देखा भी होगा बहुत जगह पेट्रोल पंप पे लिखा भी रहता है सब्सिडी छोड़ो। क्यों छोड़े, क्योंकि जो रिचर सेक्शन है वो आराम से 1000 रुपीज़ पे कर सकते हैं। अगर वो सब्सिडी नहीं लेंगे तो उनको जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प देगी 300-400 रुपये की, वो अब रिचर सेक्शन को ना देके उससे किसकी हेल्प करेगी, किसी पुअर पब्लिक की हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट कैसे कर रही है रीएलोकेट, टैक्स लगा रही है ताकि डिस्करेज हो जाए, लोग ना खरीदे, सब्सिडीज देगी ताकि लोगों को एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। नेक्स्ट आता है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें मैंने एग्जांपल लिखा है वाटर सप्लाई एंड नेशनल डिफेंस। गवर्नमेंट इन गुड्स को डायरेक्टली खुद से प्रोड्यूस करेगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देगी, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब जैसे आप नॉर्मली देखो आज के टाइम में जो वाटर बोतल होती है आपकी 20 लीटर वाली, कोई उसको 10 रुपीज़ की भी सेल कर रहा है, कोई 20 की भी कर रहा है, कोई 30 की भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हेल्ड कर रहे हैं, उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब एक पुअर पब्लिक है, क्या वो 30 रुपीज़ की, जब हम बात करते हैं समर्स की, डेली पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, विंटर्स में तो इतनी हमें नहीं लगती प्यास, फिर भी गर्मियों में तो लगती है ना। तो अब क्या पुअर पब्लिक उसको डेली खरीद पाएगा, क्या 30 रुपये डेली के खर्च कर पाएगा? जो एक रिक्शे वाला है जिसकी अर्निंग ही 160 या 200 होती होगी, नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट जो ऐसे गुड्स हैं, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देती और अपने ही कंट्रोल में रखती है, ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो सके, ताकि अब क्या है वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हर किसी को ये फैसिलिटी विदाउट एनी कॉस्ट मिल सके। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। अब रिड्यूस करें जो गैप है ना, रिचर तो यहाँ पर है और पुअर बेचारा यहाँ पर है, इनके गैप को कैसे थोड़ा सा स्टेबल करें, कैसे इनको कम करें, बाय 2 फॉर्म्स, टैक्सेस ऑन रिच, जो रिचर पुअर सेक्शन है, जो टैक्सेस ऑन रिच, जो रिचर सेक्शन है उनके ऊपर टैक्स लगा दे, ज़्यादा टैक्स लगा दे। ठीक है, और स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें सोशल वेलफेयर किन के लिए, पुअर पब्लिक के लिए, क्योंकि जो रिच है वो तो अपना खर्चा अच्छे से कर लेगा, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दे। अगर टैक्स लगा देगा तो भी वो टैक्स दे देंगे क्योंकि इतनी उनकी इनकम है, फिर जो टैक्स का पैसा आ रहा है उससे सोशल वेलफेयर करे पुअर पब्लिक का। क्लियर हुआ। थर्ड आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब हर कोई इकॉनमी अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है ताकि उनकी इकॉनमी में ये सिचुएशंस ना आए। कौन सी सिचुएशन? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में 4 फेजेस होते हैं। बूम, जब बिल्कुल इकॉनमी टॉप पर है। रिसेशन, जब वो थोड़ा
रिसेशन वे में है, रिकवरी अगर वो रिकवरी स्टेज में है, डाउन हो गई थी रिकवर हो रही है, ठीक है। डिप्रेशन जब वो बिल्कुल डाउन चली गई है, डिप्रेशन में चली गई है। तो हर इकोनॉमी अपने आप को इन 4 फेजेस में स्टेबल रखती है ताकि डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कौन सी 2 सिचुएशन से वो मेनली डरती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने वर्ड हाईलाइट करा है, आई रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन प्राइस। जब हमारी इकोनॉमी में प्राइस हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ओके। ऑन द अनदर साइड डिफ्लेशन, डी हाईलाइट्स डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। तो जब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं दैट इज डिफ्लेशन, डी डिक्रीज डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन इंक्रीज, आई। क्लियर हुआ? क्या सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन में? होती है एग्रीगेट डिमांड हायर देन, ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। और आप जनरली देखते हो जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऑटोमेटिक उसके हाई हो जाते हैं। सपोज कोई बर्गर की शॉप है और वो बर्गर बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है, हर कोई कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने आता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उस बर्गर की। पहले वो 20 रुपीज़ का सेल करता था, जैसे और ज़्यादा कस्टमर आने लग गए उसके डेली बेसिस पे 30 का कर देगा, 40 का कर देगा, 50 का कर देगा, अपने रेट को बढ़ा देगा। तो इंक्रीज क्यों कर रहा है प्राइसेस को? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या कहती है? इसके अपोजिट, एग्री डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। एक ऐसा बर्गर वाला है जिसके पास खरीदने कोई नहीं आ रहा, डिमांड तो क्या है, कम है, लेकिन बना के स्टॉक में बहुत सारा रखा है, सप्लाई है अच्छी खासी, तो क्या करेगा, प्राइस को डिक्रीज कर देगा ताकि उसके भी वो बिके, फिर लोग उसको भी खरीदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन दोनों सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगी? इन्फ्लेशन में टैक्स इंपोज कर देगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या है, हाई, टैक्स लगा दो, लोग नहीं खरीदेंगे, डाउन आ जाएगा। डिफ्लेशन में टैक्स कंसेशन देगी, ठीक है, टैक्स कंसेशन मिलेगा तो वो क्या कर पाएंगे, लोग डिमांड करने आएंगे, प्राइस क्या हो जाएगा, अपर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं वो जो एग्जांपल बता रही थी बर्गर वाला, सपोज उसने 50 का कर दिया था इंक्रीज इन प्राइस, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, क्या आप खाने जाएंगे लोग? आधे तो वैसे घर बैठ जाएंगे कि भाई महंगा हो गया, टैक्स लग गया है, सिचुएशन कम्स डाउन। डिफ्लेशन की बात करें, जो नहीं बेच पा रहा था अपने बर्गर, गवर्नमेंट उस पर टैक्स कंसेशन लगा देगी, अगर उसके पे 10 रुपये टैक्स लगता था तो अब थोड़ा कम कर देगी, लोग सोचेंगे इट्स बेटर हम इस पे खाने देंगे, हम इस पे चले जाते हैं, तो उसकी वो अब चली जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तो अब ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहती है ताकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन उनको फेस ना करनी पड़े। इनकेस फेस करती है तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन में टैक्स इम्पोज करेगी, डिफ्लेशन में टैक्स पे छूट देगी, कंसेशन देगी। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ड से पता चल रहा है इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, किस पे डिपेंड करती है, जीडीपी पे। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ये बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। जीडीपी क्या होती है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितनी भी हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। डोमेस्टिक जो वर्ड है ये हाईलाइट कर रहा है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब इंडिया को, ठीक है। अब इसमें क्या सिचुएशन होती है फर्दर, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बढ़ेंगे? टैक्स रिबेट, आप टैक्स पे छूट दे दो, रिबेट दे दो, ठीक है, रिबेट कंसेशन वर्ड यूज कर सकते हो, ताकि लोगों की सेविंग बढ़ेगी। अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करती हूँ, मेरी इनकम पे टैक्स पे गवर्नमेंट ने छूट कर दी, अब मैं पहले 100 रुपये का टैक्स देती थी, छूट मिल गई, 50 रुपये दे रही हूँ, बस मेरी सेविंग बढ़ गई। अब मैं 50 रुपये वो सेव कर पाऊंगी, जहाँ मैं पहले 100 रुपये टैक्स दे रही थी, अब छूट मिलने से 50 रुपये दे रही हूँ, तो बाकी 50 का क्या करूँगी,
सेव करूंगी या फिर उनको इन्वेस्ट करूंगी। तो यही चीज होगी, छूट मिलने से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो इन्वेस्ट कहाँ करोगे, इकोनॉमी में, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी पे। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देगी, ब्रिजेस बनाएगी, रोड्स बनाएगी, ये करेगी, ठीक है। अब इसमें फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसमें क्या करेगी, पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपनी खुद की अंडरटेकिंग्स को होल्ड करके रखेगी, मोनोपोली कंट्रोल रखेगी, ताकि जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, वो इंटरफेरेंस ना करें, अपना खुद का कंट्रोल रखेगी। क्योंकि अगर पूरी इकोनॉमी में प्राइवेट एंटरप्राइजेज आ गए तो उनका मोटिव क्या है, ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो सारी पब्लिक को खा जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर। तो इसलिए गवर्नमेंट अपनी खुद की अंडरटेकिंग्स, अपना मोनोपोली कंट्रोल मतलब सिंगल कंट्रोल पूरी इकोनॉमी में रखेगी। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल आर क्लासिफाइड, दो बातें की गई है, रूरल एंड अर्बन। एज यू नो, रूरल एरियाज आर दोज विच आर रिलेटेड टू विलेजेस, टाउन्स, एंड अर्बन जो एक शहर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उनके गैप को रिड्यूस करेगी। आपको पता ही होगा कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहर, वो बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, विलेजेस। तो इनके रीजनल, ये रीजनल है दोनों, इनके गैप को थोड़ा स्टेबल लाएगी, रिड्यूस करेगी। कैसे भाई, अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेस या कोई भी कुछ कंपनी खोलना चाहता है अर्बन एरियाज में, तो उनको मोटिवेट करेगी कि आप ये अर्बन में ओपन ना करके रूरल एरियाज में करो, क्योंकि रूरल में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। तो अब वो लोग सोचेंगे, यार हम शहर छोड़ के, शहर में ओपन ना करके एक गांव में क्यों जाए अपनी कंपनी ओपन करने। तो गवर्नमेंट उनको कुछ फैसिलिटीज दे देगी, कुछ अलाउंसेस दे देगी, ताकि वो इंस्पायर होंगे कि अच्छा, अगर हम वहाँ जाके खोलते हैं तो गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ में हेल्प कर रही है, हेल्प करने को तैयार है। तो ऐसे वो एंकरेज होंगे। तो अब वो यहाँ ना ओपन करके कहाँ ओपन करेंगे, विलेजेस में, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा ये रूरल एरियाज भी अपर आएगा, उसकी भी इम्प्रूवमेंट होगी। क्लियर हुआ। क्वेश्चंस की बात करूँ, डेफिनेशंस में से मैं आपको बता चुकी हूँ। एस्टिमेट वर्ड होगा, एक्चुअल पे टिक मत कर देना, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की बात होगी, ड्यूरिंग एंड फिस्कल ईयर होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स में बात करूँ, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या करती है, टैक्स और सब्सिडीज की हेल्प लेती है, और डायरेक्ट प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कौन सी दो सिचुएशन होती हैं, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेगी, टैक्स इम्पोज कर देगी। डिफ्लेशन में क्या करेगी, टैक्स इम्पोज करेगी या कंसेशन देगी, कंसेशन देगी। इकोनॉमिक ग्रोथ में से आ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू इंक्रीज इन द जीडीपी, ठीक है। और मैनेज और ये तो बहुत इजी है, मोस्ट प्रोबेबली इन स्टार वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, नहीं फिर भी कुछ पॉइंट अनक्लियर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।